नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं पेपर 3A मुख्य परीक्षा के लिए, और अभी स्टार्ट हो चुकी है यूनिट नंबर 2 टैक्सेशन और पॉलिसी पर्सपेक्टिव को लेकर। राजकोषीय नीति वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके उपकरण क्या है, उद्देश्य क्या है, भारत में राजकोषीय नीति कैसे तैयार करते हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो हम देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देख पाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 3A को लेकर, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हो। आज इसके आगे का टॉपिक है राजकोषीय नीति के अंतर्गत लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, आगम यानी कि जो सरकार के सोर्स ऑफ इनकम है उसको लेकर के। ये दो टॉपिक जो हैं हम अभी कवर करेंगे। उसके बाद टैक्सेशन और जो घाटे का प्रबंधन है अगले लेक्चर में देखेंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाते हैं। लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो लोक व्यय, लोक मतलब होता है लोग, जनता, यानी सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च। यह वह धन है जो सरकार विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं कार्यक्रमों पर खर्च करती है ना। ये पैसा आता कहाँ से? टैक्स से वसूल करती होगी, या कर्ज लेती होगी, या सरकारी जो उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है, उनसे इनकम होती होगी। अब इसको दूसरे शब्दों से भी आप लिख सकते हो, लोक व्यय। लोक व्यय का एक प्रकार से क्या कर दो, संधि विच्छेद कर दो। लोक मतलब जनता हो गई, जनता से मतलब यहाँ पर हो जाता है सरकार, और दूसरा यहाँ पर क्या रहता है, दूसरा आ जाता है व्यय, एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है खर्च। दोनों को मिला करके भी आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, है ना। वो कैसे बना सकते हो? अर्थात लोक व्यय का अर्थ हुआ जनता या सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई लोक व्यय को परिभाषित करना या लोक व्यय के अर्थ को बताना। बड़े शॉर्ट में इसको हम कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूछा कि लोक व्यय का जो है उद्देश्य बताओ, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताना है। ठीक, तो लोक व्यय के उद्देश्य को भी समझते हैं। लोक व्यय का जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, वो रहता है देश का समग्र विकास करना। यानी थियोरटिकली अगर हम पढ़ेंगे कि सरकार जो है पैसा खर्च करती है, क्यों करती है? सरकार हमारी है पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर गवर्नमेंट है, यानी लोक कल्याणकारी है, लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च करेगी। तो वही बातें हमें यहाँ पर बता देनी है कि जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, समग्र रूप से देश का विकास हो। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च को ये आ जाते हैं। अब इसमें हम उद्देश्यों को 5-7 पॉइंट बना लेंगे। छोटी छोटी हेडिंग के रूप में लिखना चाहो वो भी एक अच्छा तरीका है। आप अगर उनको हेडिंग की जगह स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस, वाक्य के रूप में लिखना चाहो तो वो भी एक इफेक्टिव तरीका होता है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप जैसा चाहें वैसे। मैं यहाँ आपको काफी डिटेल में बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, और फिर इसको आप कंसाइज कर सकते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में क्या चीजें आ जाती हैं? तो आर्थिक विकास के अंतर्गत आ जाता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में जब भी वित्तीय समावेशन हो, या कृषि से संबंधित चीजें हो, या औद्योगिक नीतियां हो, पीएसयू, तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास से। और बुनियादी ढांचे में क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें सड़कें आएंगी, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, है ना, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें कम्युनिकेशन यानी संचार भी लिख सकते हो। आर्थिक विकास में उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगेगी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज रहेंगी, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो पुराने उद्योगों को क्या बनाना है? आधुनिक बनाना है, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे बने। ठीक है, तो ये भी आप इन शॉर्ट लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फिर आता है कृषि विकास। कृषि, चूंकि कृषि प्रधान देश है, देश बड़ा विशाल है और इसमें विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो है भोजन से जुड़ी होती हैं, और भोजन कृषि से, यानी इसमें सिंचाई होगी, कृषि अनुसंधान भी होगा, किसानों को अलग अलग रूप में दी जाने वाली सब्सिडी होगी, प्रत्यक्ष रूप से जो ट्रांसफर किया जाता है वो चीजें भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ क्या किया, आर्थिक विकास एक मेजर हेडिंग बना ली, और उसके अंतर्गत यहाँ पर 3 पॉइंट यानी 3 सब हेडिंग बनाई। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये शॉर्ट करके लिखना है,
मेरे पास नहीं है इतना समय कि मैं आपके द्वारा समझाए गए इस पूरे डिटेल को लिख सकूं, तो आप वो शॉर्ट लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, आर्थिक विकास एक हेडिंग बना लो और इसमें लिख सकते हैं जो इसकी शॉर्ट हेडिंग है ना, बस उन्हीं को, बुनियादी ढांचा, कौमा, उद्योगों को प्रोत्साहन, कौमा, कृषि विकास पर अत्यधिक ध्यान देना। तो जो इतनी बड़ी आपकी जो स्लाइड है उसको आपने 2 लाइनों में, 1.5 लाइन में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो कितने शब्दों में आया है और वहाँ आपके पास कितना समय है, उसके हिसाब से आंसर आपको फ्रेम करने होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है लोक व्यय का सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर में क्या चीज आ जाती है, सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण, इसमें शिक्षा भी आ जाएगी। अच्छे से अच्छे स्कूल हों, अच्छे से अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, उनमें क्वालिटी वाइज एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनमें क्वालिटी वाइज मतलब ज़रूरत के हिसाब से, बदलते हुए समय के हिसाब से सिलेबस को डिजाइन किया जाए, नई एजुकेशन पॉलिसी, वो सब कुछ इसके अंतर्गत फ्रेम कर सकते हो। फिर सामाजिक सामाजिक कल्याण में, सोशल वेलफेयर में हेल्थ को भी जोड़ेंगे, हेल्थ को अछूता नहीं छोड़ सकते। स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो स्वस्थ व्यक्ति कैसे रहेगा, जब शहरों में, गांवों में, दूर दराज के किसी भी इलाके में, चाहे वो जंगली क्षेत्र हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे वो रेगिस्तानी हो, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाए, हॉस्पिटल की स्थापना की जाए, समय पर वैक्सीनेशन हो, समय पर उनको दवाइयाँ मिलें, तो उनका निर्माण भी करना है और उनकी ऑपरेटिंग। फिर इसी में सामाजिक कल्याण में आ जाता है गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी को समाप्त करना। गरीबी एक अभिशाप है, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना, उनको आवास, उनको भोजन, उनको शिक्षा, ये अवसर उपलब्ध कराए, उनको रोजगार दें, उन्हें अपने पैरों पर खड़े करें। और सामाजिक कल्याण में फिर आ जाता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी समाज का वह वर्ग जो असुरक्षित है, जैसे वृद्ध हो, महिलाएं हो या दिव्यांग हो, तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए भी उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्कीम चलेंगी, चाहे वृद्धावस्था स्कीम हो, चाहे पेंशन स्कीम हो, चाहे उनको आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया जाए, चाहे उन्हें राशन दिया जाए या शेल्टर होम बनाए जाए, वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। तो लोक व्यय यानी पैसा इस पर खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला अगला जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आ जाता है सिक्योरिटी, रक्षा। ये भी महत्वपूर्ण है। हम एक देश के रूप में, हमारी एक पहचान है, राष्ट्र या देश को कैसे परिभाषित करते हैं, तो पॉलिटी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्र या देश को परिभाषित करते हैं, 4 मेजर एलिमेंट होते हैं। पहला मेजर एलिमेंट होता है कि जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र, और उस जियोग्राफिकल एरिया के पास क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, जनता। फिर तीसरी बात आती है कि क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। और चौथी बात आती है कि सरकार कैसी हो, सोवरेन हो, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। तो प्रभुता या सोवरेनिटी तब रहेगी जब हम अपने निर्णय आंतरिक और बाहरी खुद ले पाएंगे। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, दूसरे देश की जो आदेश हैं उनका पालन नहीं करेंगे। 47 के बाद हम स्वतंत्र हो गए, ब्रिटेन का हमारे ऊपर अधिकार समाप्त हो गया, तब से हम क्या है, एक राष्ट्र के रूप में काम कर रहे हैं। और चीन हम पर आक्रमण ना कर ले या दूसरा देश फिर से हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना करे, तो जरूरी होता है कि हम अपनी जो फिजिकल बाउंड्री लाइन है उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सुरक्षा दें। तो देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना, टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ नेशन, तो इसके लिए हमें आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, सशस्त्र बल, उनकी जरूरत पड़ेगी। उनके लिए आधुनिक हथियार चाहिए, उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, उनके लिए आधुनिक तरीके की ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर पैसा खर्च किया जाता है। कुछ चीज़ें हमारे देश में बनती हैं, कुछ हमें आयात करनी पड़ती हैं। तो ये लोक व्यय हुआ, इसमें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो पूरे राष्ट्र के लिए किया जा रहा है। अब लेफ्टिस्ट लोग इसको अनावश्यक बताते हैं कि ये बेकार कर लिया, भारत ने न्यूक्लियर बम बना लिए, बेकार बना लिए। तो वामपंथी जो है, जो पूरे विश्व से कैंसिल किए जा चुके हैं, रद्द किए जा चुके हैं, आज हमारे देश में इनके कुछ हैं, खास करके न्यूज़पेपर वगैरह में ये देखने को मिलते हैं। तो वो राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व तभी है जब हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर पाए, ठीक है, बाहरी किसी भी आक्रमण से। तो ये भी
पब्लिक एक्सपेंडिचर का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, रक्षा के बाद आप लिख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। अगर कानून और व्यवस्था नहीं रहेगी तो बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाए, या श्रीलंका जैसी स्थिति बन जाए, या पाकिस्तान में बलूचिस्तान जैसी स्थिति बन जाए, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि व्यक्ति ऐसा नहीं कि जनसंख्या ज्यादा है और फिर वो मनमर्जी से काम करने लगे, वो तो भीड़ तंत्र हो जाता है। लॉ का रूल ऑफ लॉ यानी नियम के तहत, कानून के तहत व्यवस्था चलेगी, अपराध को रोका जाएगा, न्यायपालिका भी अपना काम करेगी, तो इस पर भी खर्च होगा ना। नेक्स्ट, अगला ऑब्जेक्टिव जो लिख सकते हैं आप, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम अलग थलग नहीं रह सकते। हमें विश्व के दूसरे देशों के साथ भी मित्रता करनी है, उनके साथ राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बने हैं, जो संस्थाएं बने हैं, उनके हम सदस्य हैं, तो उस रूप में भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भागीदारी है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या WTO हो, या अन्य संस्थाएं, UN हो, तो इन सब में भी हमारा योगदान रहता है, इसके लिए भी पैसे खर्च होते ही है। कल्चरल डेवलपमेंट भी इसमें जोड़ सकते हैं। जब राष्ट्र एक व्यवस्थित होता है, सीमाओं की सुरक्षा है, नागरिकों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है, देश के आर्थिक विकास के लिए भी कार्य हो रहा है, तो सांस्कृतिक विकास भी जरूरी होता है। सांस्कृतिक विकास यानी हमारी जो कला और संस्कृति जो सदियों पुरानी है, बल्कि ये कहा जाए कि विश्व में सबसे पुरानी संस्कृतियों में आती है, तो उसको संरक्षित किया जाए। उसको संरक्षित करने के बाद साथ साथ प्रमोट भी किया जाए, तो इस पर भी क्या किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। म्यूजियम बनाए जाते हैं, या ऐसी जो कलाएं हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उसके लिए फंडिंग भी की जाती है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये प्रमुख रूप से 6-7 उद्देश्य हमें दिखाई दे। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव्स आप अन्य उद्देश्य भी लिख सकते हो हेडिंग के तहत कि इस लोक व्यय की द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मोटिव क्या होता है। तो आर्थिक स्थिरता भी इसका एक मोटिव होता है। जब कभी भी मंदी की स्थिति बनती है, तो मंदी के समय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भी सरकार क्या करती है, खर्च करती है। मैंने राजकोषीय नीति में समझाया था कि सरकार से पैसा पब्लिक की ओर ट्रांसफर किया जाता है, तो डिमांड क्रिएट होती है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी बड़ा एक फैक्टर रहता है, आय का पुनर्वितरण। देश हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमें समानता की बात की जाती है। प्रियम्बल में भी बोला गया है 2 प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ये स्वतंत्रताओं की बात की गई है। आर्टिकल 14 हुआ, 15 हुआ, 16, 17, 18। तो आय का पुनर्वितरण यानी समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोगों की संख्या कम है, उनके पास इनकम ज्यादा है, कुछ लोगों की संख्या ज्यादा है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना ठीक नहीं होता। वो तो ये कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी, संसाधनों पर उनका हक, ऐसा नहीं होता। भाई संसाधनों, किसी ने अगर मेहनत करके अपनी योग्यता के बल पर संपत्ति या धन एकत्रित किया है, तो उसे आप छीन नहीं सकते, क्योंकि उसकी योग्यता और उसने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, किसी ने उसको खैरात में नहीं दे दिया। तब सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि वो वर्ग जो इन सारे संसाधनों से छूटा है, तो वो क्या करेगा, तो उन पर लगाएगी सरकार टैक्स। जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएगी। वो पैसा लेकर के गरीबों के लिए वो स्कीम के माध्यम से, डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, आवास देना, भोजन की व्यवस्था करेगी। तो ये समाज में आय का पुनर्वितरण, ये भी उद्देश्य होता है। मार्केट फेल्योर जो रहते हैं, मार्केट फेल्योर से मतलब ये हुआ कि कई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बाजार सभी जगह हमारे देश में प्रॉपर नहीं पहुंचता है। शहरों में हमें सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े शोरूम देखने को मिलती हैं, दुकानें मिलती हैं, यानी हमारी आवश्यकता की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। लेकिन देश के वह भाग जो रिमोट एरियाज हैं, सुदूर स्थित हैं, ना वहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, ना बिजली मिलती है, तो वहाँ पर
प्राइवेट सेक्टर या मार्केट नहीं पहुंच पाता है तो उसे बोलते हैं मार्केट फेल्योर। उनको दूर करने के लिए भी सरकार खर्च करती है। यानी वहां सरकार क्या करेगी, अपने पैसे लगा करके बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने लगाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में भिलाई में, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था, आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो वहां पर सरकार ने बड़े लार्ज स्केल पर इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वो जो लोग कर्मचारी हजारों की संख्या में काम करेंगे तो उनके लिए आवास की व्यवस्था होगी, उनके लिए स्कूल भी खोले जाएंगे, उनके लिए शॉपिंग मॉल भी बनेंगे, दुकानें भी बनेंगी। तो ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो मुख्य उद्देश्य के साथ आप अन्य उद्देश्यों को बड़ी आसानी से मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोक व्यय के उद्देश्य जो हैं, संक्षेप में अगर हम इनकी बात करें तो इनका मुख्य मोटिव यह है कि देश का समग्र विकास सुनिश्चित करना, यानी जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। तो उसके लिए ये एक प्रमुख टूल है, प्रमुख उपकरण है कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग या ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है मुख्य धारा से, उसके लिए व्यय करती है, उसे भी सामान लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो लोक व्यय का ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब भारत में लोक व्यय को हम क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। इसको बांटा जाता है अलग अलग तरीकों से। लोक व्यय सरकार खर्च करती है तो किस माध्यम से करती है, बजट के माध्यम से करती है। बजट के माध्यम से कई प्रकार की स्कीम, कई प्रकार की जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, वो लाई जाती है ना। तो अब उनका जो पैसा सरकार का खर्च हो रहा है उसको कुछ हेडिंगों के अंतर्गत बांटेंगे। जैसे पहला यहां पर हम देखते हैं विकासात्मक, डेवलपमेंटल, और दूसरा है अविकासात्मक। एक विकास के लिए खर्च किया जाएगा और दूसरा ऐसा खर्च है जो विकास से संबंधित नहीं है। दोनों को समझ लो। विकास से मतलब है कि भविष्य में आगे चल करके इससे हमें फायदा होगा, इससे हमारे देश को फायदा होगा, इससे हमारे देश के निवासियों को फायदा होगा। जैसे अगर सड़कें बनाई जाती हैं, अगर रेलवे लाइन ज़्यादा से ज़्यादा बिछाई जाती है, अच्छे बंदरगाह निर्मित किए जाते हैं, अच्छे हवाई अड्डे निर्मित किए जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि विदेशी निवेशक आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी, यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो भी ये सब काम करेंगे। अगर सिंचाई परियोजनाएं अच्छी हैं तो कृषि में भी तो फायदा होगा। तो इन सब के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया, ये डेवलपमेंटल वर्क है कि ये लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देने वाला है। और दूसरा आता है जिसे हम नॉन डेवलपमेंटल कहते हैं, अविकासात्मक। यहाँ क्या होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बस आप पैसा खर्च कर रहे हो। जैसे मान के चलो सरकार ने कर्ज ले रखा है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले रखा हो, चाहे वो IMF से ले रखा हो, या देश के अंदर ही ले रखा हो। अब उस कर्ज का भुगतान करना है वो तो एक अलग बात, लेकिन जो कर्ज लिया है उस पर लगेगा इंटरेस्ट, ब्याज। तो ब्याज पर आपको पैसा देना है ना। ये कोई आपके लिए फायदा तो नहीं पहुंचा रहा है ना। कर्ज है इसलिए हम ब्याज भरे जा रहे हैं, इससे हमारे देश का क्या विकास है। वैसे ही जो हमारे कार्मिक हैं, कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी से सरकार को क्या लाभ। कर्मचारी कार्य करता है, उस दौरान उसे सैलरी दी जाती है, कार्य करने के बाद फिर उसे पेंशन दी जाती है जो बिना कार्य के बदले में होती है। इससे सरकार को क्या लाभ। विभिन्न प्रकार की जो स्कॉलरशिप दी जाती है, इससे सरकार को क्या लाभ। मुफ्त की जो योजनाएं चलाई जाती हैं उससे सरकार को क्या लाभ। तो ये क्या है, ये अविकासात्मक व्यय है। तो मगर करना पड़ता है। करना क्यों पड़ता है, देखिए, अगर एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन एक जॉब करते हुए व्यतीत कर देता है, वृद्धावस्था में वह काम करने योग्य नहीं रहता है, तो उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो इसके लिए पेंशन के प्रावधान होते हैं। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो ज़्यादा बेनिफिट देती थी, उसके बाद जो नई पेंशन स्कीम आई और एक और UPS जो निकाली, दोनों ही अच्छी नहीं। तो पहला वर्गीकरण हो गया लोक व्यय का विकासात्मक और अविकासात्मक रूप से। सेकंड वर्गीकरण क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है कि पूंजीगत और राजस्व, कैपिटल और रेवेन्यू। ये भी समझ लो, बजट समझाऊंगा तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। पूंजीगत का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी एसेट, ऐसी संपत्ति को खरीदने पर पैसा खर्च कर रहे हैं जो कैसी है, स्थायी है। जैसे मान लो कोई भवन है, मशीनरी है, उपकरण है, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हो,
आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का उदाहरण ले लो, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ लगाया जाएगा, इसके लिए लैंड की जमीन पर जरूरत होगी ना, यानी लैंड की आवश्यकता होगी, भूमि की आवश्यकता होगी। फिर उस पर बिल्डिंग, कारखाने की बिल्डिंग बनेगी, फिर उसमें मशीनें लगाई जाएंगी। तो ये क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। इन्हीं के बल पर तो प्रोडक्ट बनेंगे जो हमें बाद में फायदा पहुंचाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्रकार का वह व्यय है जो कैसा माना जाता है, प्रोडक्टिव माना जाता है, उत्पादनकारी माना जाता है, जो हमें प्रॉफिट देगा। और राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, राजस्व व्यय ये प्रोडक्टिव नहीं होता है, ये भी वैसा ही है जैसे अविकासात्मक था, यानी सैलरी के रूप में, ब्याज के रूप में, या अलग अलग सब्सिडी के रूप में जो पैसा खर्च होता है, तो वो क्या हो गया, वो राजस्व के अंतर्गत रखा जाता है। तो बजट को दो भागों में बांट लेते हैं, एक पूंजीगत, एक राजस्व। तो पूंजीगत फायदे की चीज है, ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, लेकिन रेवेन्यू फायदे की चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर दिया, कानून और व्यवस्था पर खर्च कर दिया। कानून और व्यवस्था पर क्यों खर्च कर रहे हो, क्योंकि लोगों की भीड़ है जो सही से नियमों का पालन नहीं करती है, तो बलपूर्वक पालन कराने के लिए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो स्वयं नियमों का पालन करते हैं, तो फिर उस पर खर्च कम होगा ना। तो दूसरा वर्गीकरण ये हो गया पूंजीगत और राजस्व के अंतर्गत। तीसरा वर्गीकरण, थर्ड क्लासिफिकेशन है कार्यात्मक, है ना, फंक्शनल जिसे कहते हैं, कार्यात्मक। यानी जो सरकार पैसा खर्च करती है वो किस किस प्रकार के फंक्शंस पर, यानी कौन कौन से कार्यों पर खर्च किया जाता है, अगर उस ढंग से क्लासिफाइड कर लें तो ये कार्यात्मक हो गया। जैसे शिक्षा पर खर्च करती है तो स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, डिफेंस पर, कृषि पर, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन को मेंशन करने का, बताने का। चौथा और लास्ट होगा ये, भारत में लोक व्यय का वर्गीकरण विभागीय वर्गीकरण के रूप में, कि जो पैसा खर्च किया जाता है, तो पैसा खर्च कौन करता है। हमारे देश में व्यवस्था ये बनी हुई है कि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मंत्रालय में बांटा गया है, मंत्रालय को आगे विभाग में बांट दिया गया है, विभाग में फिर संभाग होते हैं, ब्रांच होती है, ऐसे करके ना। तो अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय अलग है, भारी उद्योग मंत्रालय अलग बना हुआ है, विदेश मंत्रालय अलग बना हुआ है, विधि मंत्रालय अलग बना हुआ है। तो हर मंत्रालय के द्वारा ही अपने कार्यक्रम और योजनाओं के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो इस ढंग से भी इसे वर्गीकृत कर सकते हैं, डिफेंस के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ओके, तो ये चार प्रमुख वर्गीकरण आप लिख सकते हो। अगर आपकी सुविधा के लिए आपको लगे कि चार मैं नहीं लिख सकता हूं, तो आप दो लिख दो, एक पूंजीगत और एक राजस्व, दूसरा विकासात्मक और अविकासात्मक। लेकिन ये भी सरल है, लिख सकते हो, लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। बस मैं यहाँ पर एक टिप ये दूंगा कि यदि आप लोक व्यय के एक्सपेंडिचर को लिखने जा रहे हो, तो पहले लोक व्यय का वर्गीकरण आप लिखने जा रहे हो ना, वर्गीकरण, तो एक हेडिंग डाल लो, एक फ्लो चार्ट जरूर बना लो। फ्लो चार्ट बनाया, जैसे अब मुझे सिर्फ दो ही पॉइंट पता है, तो मैं यहाँ पर दो बातें लिखूंगा, यानी दो एरो लिख दूंगा, एक विकासात्मक और दूसरा ये पूंजीगत वाला लिख सकता हूँ। मुझे चार पॉइंट पता है तो मैं यहाँ चार बनाऊंगा। अब चार पॉइंट आपने बना दिए, यहाँ शुरू में मेंशन कर दिए, लेकिन जब आप लिखने बैठे तो सिर्फ दो लिखे, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यदि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि लोक व्यय के इस वर्गीकरण का महत्व क्या है, आपने क्यों बांटा, विभागीय के रूप में बांट दिया, आपने इसको कार्यात्मक रूप में बांट दिया, आपने इसके किस रूप में बांटा, विकासात्मक, अविकासात्मक या पूंजीगत या राजस्व के रूप में आपने इसको बांट दिया, है ना। तो वो क्यों बांटा, उससे क्या फायदा, क्या उसका क्या महत्व है, तो उस महत्व को भी समझते हैं। ठीक, एक सेकेंड, चलिए वर्गीकरण के महत्व पे आ जाते हैं।
तो वर्गीकरण का महत्व ये है, क्लासिफिकेशन का महत्व है कि ये हमें नीति निर्माण में सहायता देता है, पॉलिसी मेकिंग में, कि बताता है कि आखिर किस क्षेत्र में कितना पैसे खर्च किए गए, उसका लाभ क्या है ना। ये हमें बता पाता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर इतना खर्च किया गया, स्वास्थ्य की स्कीम पर इतना किया गया, शिक्षा पर इतना किया गया, तो किस क्षेत्र में कितना धन खर्च किया जा रहा है उसकी हमें जानकारी मिल पाती है इस क्लासिफिकेशन से। क्योंकि जैसे अगर राजस्व में खर्च किया गया है या पूंजीगत में खर्च किया गया है, विकासात्मक में है या अविकासात्मक में, तो एक तो हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। दूसरा ये रहता है कि पब्लिक व्यय है, सरकार का जो खर्च है, तो इससे बजट का मूल्यांकन भी होता है, क्योंकि बजट के माध्यम से ही तो पैसा खर्च किया जा रहा है। तो उसका इवेल्युएशन करने में कि पिछली साल इतना किया गया था, आगे ज्यादा दिया जाए ना दिया जाए, इतने लोगों को बेनिफिट मिला नहीं मिला, तो उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, इसलिए भी ये महत्व। फिर आता है कुशलता। सरकार अपने खर्चों में, अगर सरकार को पता चल गया कि हमने जो पैसा दिया था, जितना दिया उसके लाभ उतने नहीं मिले हैं, तो वो क्या करती है, उसको और चेंज करती है, उसे और अधिक दक्ष बनाने की, कुशल बनाने की कोशिश करती है। फिर क्या हो रहता है कि कंपैरिजन करने में भी ये वर्गीकरण काम आता है। तुलना कर सकते हैं कि अलग अलग ईयर में विभिन्न विभिन्न अलग अलग देशों में कितना खर्च किया जाता है। भारत एक विकासशील देश है, दूसरे विकासशील देश ने कितना खर्च किया, वहां पर कितने बेनिफिट मिले, तो वो भी एक इसका महत्व हो जाता है। ठीक, अब आज के संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में हम देखें, भारत सरकार जो पैसा खर्च करती है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उस पर एक सरसरी तौर पर हम नजर डालें तो कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, तो अभी हमें देखने को मिलता है कि सरकार सामाजिक क्षेत्र पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रही है। मतलब जितने हमारे पास संसाधन है उसके कम, उससे तुलना देखें तो हमें सामाजिक सेक्टर में, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन हो, इन पर हम देखने को मिलता है कि सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे मनरेगा का भी बजट बढ़ा रखा है, आयुष्मान भारत योजना का भी बजट बढ़ा रखा है, ऐसे ही शिक्षा को लेकर के भी बजट बढ़ा रखा है। तो सामाजिक क्षेत्र पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जो खर्च कर रही है वो कहाँ कर रही है, बुनियादी ढांचे के विकास पर। नितिन गडकरी जब से परिवहन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, हाईवे का जाल, यानी अच्छी से अच्छी सड़कें बनाई जा रही है ना, रेलवे के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, बंदरगाह के रूप में भी देखने को मिलता है, संचार सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र पर भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी है। ये बात अलग है कि सरकार दबाव में आकर के कुछ अच्छी योजनाओं को भी रोक देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई थी। कृषि सुधार कानून जो थे वो बहुत अच्छे कानून थे, कोई भी अगर उनको निष्पक्ष रूप से पढ़ता है, सुनता है, तो उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। ये देश के किसानों की स्थिति को सुधारने वाले कानून थे, लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों के दबाव में आकर और सरकार अपने व्यक्तिगत वोट बैंक के लालच में आकर इनको वापस ले लेती है। ठीक है, जो कि देश के अन्य लोगों के लिए नुकसान पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है उतना खुल करके काम नहीं कर पाती है, जरा जरा सी आलोचनाओं पर ये अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को रोल बैक कर लेती है, हमें देखने को मिलता है। एक मात्र 370 बस छोड़ दें, बाकी जो सरकार की स्थिति है वो बड़ी अजीब सी बनी रखी है। चाहे सीए का मैटर रहा हो, सीए के मैटर को लेकर शाहीन बाग में कितने दिनों, कितने महीनों तक सड़क पर धरना चला, लेकिन सरकार उसको हटा नहीं सकी। अभी भी आप देख लो कि जो मेरिट, टैलेंट के आधार पर जो भर्तियां होती थी, उसमें भी सरकार रिजर्वेशन को लेकर के डर गई। इवन सुप्रीम कोर्ट जो अपने निर्णय देता है, उन निर्णयों को भी सरकार डरते हुए, डर की वजह से क्रियान्वित नहीं कर पाती है कि जो रिजर्व है, आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग में भी वह वर्ग जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो उसके बारे में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये सरकार डर करके उस पर भी काम नहीं करती है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जैसा एक शासन होना चाहिए वो चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो भारत कृषि क्षेत्र में भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है। डिफेंस बजट
भी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है इस समय अपने विरोधियों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, ये तो घनघोर विरोधी हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ अभी आप चाहे मालदीव की बात करो, चाहे आप म्यांमार की बात करो, श्रीलंका की बात करो, इवन नेपाल के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वहाँ हस्तक्षेप जो है चीन का बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए डिफेंस, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सरकार उस पर भी निरंतर खर्च करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय को लेकर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न मैंने कोशिश की है कि यहाँ आपके यानी जो भी टॉपिक हो सकते हैं वो कंप्लीट समझा दिए गए। अब इसमें दूसरे टॉपिक पर आते हैं, आगम को लेकर। आगम का मतलब एक तरीके से आना, इनकम, मगर ये इनकम जो है राजकोषीय नीति, पैसे से यानी सरकार की आमदनी से संबंधित है, तो अब उस पर फोकस करते हैं। तो आगम का अर्थ क्या हो जाता है? आगम का मतलब है सरकार की आय, यानी वह धनराशि है जो सरकार अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करती है, और उस राशि को, उस अमाउंट को ही वह देश के विकास के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए खर्च करती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। विशुद्ध हिंदी आगम होने की वजह से हो सकता है तकलीफ हो उसके समझने में, लेकिन ये है इसका सीधा अर्थ, सरल अर्थ, जो भी आप जैसे भी इसको समझ पाए। अब बात करते हैं कि आगम यानी सरकार के इनकम के सोर्स क्या क्या है, प्रमुख अलग अलग सोर्स। तो देखो, मुख्य सोर्स हम टैक्स के रूप में ले लेते हैं। टैक्स यह सबसे बड़ा उसका सोर्स है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है कि जिस पर लगाया जाए उसी के द्वारा उसका क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स नामक दो घटनाएं एक ही पॉइंट पर होती हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिटेल में समझाएंगे। तो चाहे इसमें इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, जीएसटी हो, तो डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस लगते हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी वो सरकार की इनकम को बढ़ाते हैं। आगम हो गया। इसके अलावा क्या होता है? और टैक्स के मामले में तो हमारे निर्मला सीतारमण जी जानते ही हो, मिडिल वर्ग को तो इन्होंने अच्छे से तहस नहस कर रखा है। दूसरा आता है कि ऐसा सोर्स भी है सरकार के पास जो टैक्स के अलावा है, जिसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, गैर कर राजस्व के नाम से जानते हैं। जैसे सरकार क्या करे, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकन है उनको बेच दे, उनका निजीकरण कर दे, उससे भी पैसा मिलेगा। जो पेनल्टी लगती है या जो फाइन लगता है या लाइसेंस शुल्क के रूप में जो पैसा वसूल किया जाता है, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बजट में डिटेल कर लेंगे, है ना। तीसरा सोर्स क्या होता है? तो तीसरा सोर्स रहता है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है उनको अगर प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो, इंडियन ऑयल हो, गेल इंडिया, है ना, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब प्रॉफिट में चलने वाले उपक्रम है। बीएसएनएल को छोड़ दें, बीएसएनएल घाटे में है, लेकिन है तो ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन ना। तो पीएसयूज को जो प्रॉफिट होता है वह प्रॉफिट भी सरकार की इनकम है, यानी सरकार के लिए क्या है, वह आगम है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो और है बोरो करना, उधार ले लेना। सरकार अपने इनकम के लिए या जब वो घाटे का बजट बनाती है तो उस घाटे की पूर्ति के लिए वह उधार लेती है। बैंकों से ले सकती है, दूसरे इंस्टीट्यूट से ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है, जैसे एलआईसी हुआ उससे भी उधार ले सकती है ना। तो ये भी इसका सोर्स हो जाता है आगम के रूप में। इसके अलावा और क्या होता है? तो इंटरनेशनल लेवल पर वो अन्य संस्थाओं से कर्ज ले ले, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले ले, आईएमएफ से ले ले, एडीबी से ले ले, एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक रहती है, तो उससे से मिलने वाला कर्ज या उससे मिलने वाली सब्सिडी अनुदान, वो भी सरकार का आगम है। ठीक है, तो ये कुछ सोर्स हो गए जो आगम के रूप में आपने बता दिया। आगम का मतलब सरकार की होने वाली इनकम, विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली आय, जिसे वह देश के विकास और देशवासियों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। तो आगम का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो बहुत है भाई, ये पैसा आएगा तभी तो काम कर पाएंगे ना देश का, चाहे आर्थिक विकास करना हो, चाहे देशवासियों का कल्याण करना हो। तो सरकारी खर्च को वित्त पोषित करना,
यानी जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो उनके लिए एक्सपेंडिचर के यानी कहाँ से खर्च करोगे, तो पैसे की आवश्यकता आगम से ही पूर्ति होती है। ठीक, ये भी इसका एक महत्व हो जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी होता है आगम। भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी रहेगी ना, सरकार अगर एक तरफ लगातार खर्च किया जाए और इनकम का कोई सोर्स ना हो तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, दंगे होने लगेंगे, अराजकता की स्थिति बने रहेगी। तो आय और व्यय के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए आगम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, विकास कार्य, डेवलपमेंटल वर्क, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग बनानी हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे सिंचाई के लिए डैम बनाना हो, बिजली के लिए डैम बनाना हो, सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? आगम। तो विकासात्मक कार्यों के लिए भी, है ना। फिर वेलफेयर स्कीम, गरीबी दूर करना हो, गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलानी हो, रोजगार देना हो, तो सबके लिए पैसा चाहिए, इसलिए भी आगम का महत्व है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका महत्व। यदि आपसे पूछ लें कि बताओ आगम के संबंध में चैलेंज क्या है, चुनौतियां क्या है, तो भाई इनकम के रास्ते में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, चैलेंज है, समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो सभी लोग टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। अच्छा, टैक्स की चोरी क्यों करते हैं? टैक्स के स्लैब भी ज्यादा होते हैं इसलिए भी करते हैं। अब इनकम टैक्स सिर्फ 2.5% लोग देते हैं, तो देश में मात्र 2.5% लोग ही इनकम के दायरे में आ रहे हैं। और जो टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स, मिडिल क्लास, उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट उनको मिल रहा है या जो बहुत गरीब हैं या बहुत अमीर है। तो मिडिल क्लास यानी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए भी सरकार को क्या होता है, उसके आगम कम रहते हैं, यानी इनकम के सोर्स कम हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति चलती है, मंदी की स्थिति है तो लोगों की इनकम भी कम है। अब इनकम कम है तो सरकार को क्या होता है, इनकम कम हो पाती है। इंटरनेशनल जो क्राइसिस होते हैं, वैश्विक होने की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमी होने की वजह से भी सरकार की आय प्रभावित होती है। मंदी का दौर चल रहा है तो मंदी के दौर से हम नहीं बच पाते हैं, हमारी सरकार को भी बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल आगम से संबंधित टॉपिक छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो इस यूनिट में दिया है, टैक्सेशन, कराधान और घाटे का वित्त प्रबंधन। तो ये टॉपिक थोड़े से बड़े रहेंगे, इनको समझा देंगे। लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हो, अगर आगम को लेकर के आपको लिखना है तो राजकोषीय नीति में आगम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के द्वारा प्राप्त आय का उपयोग देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इतना लिख दो, और बढ़ाना चाहो तो और लिख दो। तो एक आइडियल आंसर आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर आपको टाइम पर मिलते रहें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन है, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक का बटन है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आपके डाउट हैं तो कमेंट करो, कोई सजेशंस हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, और इस वेबसाइट पर जाकर के आप कई सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और यदि व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो वेबसाइट पर ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो अभी के लिए इतना। अगले लेक्चर में जल्दी से मिलेंगे, और पॉलिटी की जो फरमाइश है उसको भी मुझे स्टार्ट करना है, और एक फरमाइश एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर पुरानी है, उसको भी स्टार्ट कर देना है। तो थैंक यू।